लास्ट क्लास में हम कहाँ तक थे? लास्ट क्लास में हमने मौर्यकालीन पढ़ लिया था। तो मौर्यकालीन के बाद हम आज कार्य करेंगे मौर्यकालीन के बाद की बात। मौर्यकालीन के उत्तराधिकारी या बाद। अगर हम मौर्यकालीन के उत्तराधिकारी की बात करें तो दो हिस्सों में हमने इसको बांटा है। एक हो गए हमारे देसी शासक, एक हो गए देसी शासक और एक हुए हमारे विदेशी शासक। दूसरे हो गए विदेशी शासक। तो देसी शासक और विदेशी शासक में क्या फर्क है हमें वो जानना है। तो देखो देसी शासक, अब ये ऐसा नहीं कि पहले देसी शासक चल रहे थे बाद में विदेशी शासक आए, ये दोनों पैरेलल थे। मतलब कि जब देसी शासक थे उसी समय विदेशी शासक भी थे। तो देसी शासक में हमें कौन कौन सा पढ़ना है? एक पढ़ना है हमें शुंग वंश, और देसी शासक में हमें दूसरा पढ़ना है वो है कण्व वंश। दूसरा पढ़ना है वो है कण्व वंश। और इधर हम विदेशी शासक की अगर हम बात करें तो विदेशी शासक में हमें पहला पढ़ना है हिंद यूनान। दूसरे आएंगे इसके बाद शक। तीसरे आएंगे पहलव। और इसी में चौथे आएंगे, एक मिनट यहाँ लिख देता हूं मैं चौथे का नाम। चौथे आएंगे कुषाण। तो इनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है आपको, ठीक है। इससे पहले हमने मौर्यकालीन यहाँ खत्म किया था तो हम स्तूप पढ़ रहे थे। हमने स्तूपों के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने बात की थी वैश्य टेकरी जो कि उज्जैन में था। उसके बाद हमने तुमैन स्तूप की बात की थी जो अशोक नगर में था। ये सब बात कर चुके पहले। देव उठखार का स्तूप रीवा में था। और भरूच स्तूप कहाँ था? सतना में था। ऐसे सांची स्तूप के बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने। सतधारा स्तूप, सोनारी स्तूप, अंधेर स्तूप, ये सब कहाँ है? रायसेन में, ठीक है। और ये किस काल के हैं? सारे मौर्यकालीन स्तूप हैं इसमें से। जिनका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने जिसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अब अगला जो वंश आना है वो है शुंग वंश। तो शुंग वंश में हमें क्या जानना है हम वो देखते हैं, समझते हैं। तो ध्यान देना, हमें पढ़ना है अब शुंग वंश। शुंग वंश, तो अगर हम पहले की बात करें, शुंग वंश से पहले की बात करें, तो शुंग वंश से पहले कौन थे हमारे यहाँ? मौर्य वंश था, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं के उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। शुंग वंश के, सॉरी, मौर्य वंश के उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। तो शुंग वंश जो था, तो शुंग वंश, अब हम मौर्य वंश की बात कर लेते पहले। तो मौर्य वंश का आखिरी शासक, इसकी हम बात कर चुके हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जो मौर्य वंश का आखिरी शासक था, मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था वो था हमारा वृद्धरथ। वृद्धरथ, तो वृद्धरथ का एक सेनापति है। वृद्धरथ का एक सेनापति होता है, उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग कौन है? वृद्धरथ का सेनापति है। अब आपको पता था कि मौर्य वंश में जैसे ही अशोक का शासनकाल आया तो अशोक के टाइम से ही ये किससे संबंधित हो गए? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म आपको पता है कि हिंसा के खिलाफ है, वो था हिंसावादी धर्म। तो कहीं ना कहीं मौर्य वंश में ये छाप छपी हुई थी कि भैया जो राजा आएंगे वो सबके सब, वो सबके सब राजा कैसे हैं? वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से उनके अंदर उसकी आपको दिखेगा। तो वो साम्राज्य विस्तार नीति सब कुछ बंद हो गया था। तो इस पर पुष्यमित्र शुंग जो इनका सेनापति था, इसको लगा कि भैया ये तो बड़ा गलत हो रहा। तो इसके लिए इसने कहा कि वृद्धरथ योग्य नहीं है, तो ये क्या करता है? वृद्धरथ की हत्या करवा देता है। जैसे वृद्धरथ की हत्या होती है तो एक नए वंश की स्थापना होती है जिस वंश का नाम होता है शुंग वंश। तो शुंग वंश का सबसे पहला पॉइंट तो यही आया कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था?
तो शुंग वंश का संस्थापक था हमारा पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और आपको पता है मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश जो था, तो मौर्य वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? तो मौर्य वंश की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ रखी? पाटलिपुत्र न रखे, इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो राजधानी रखी वो विदिशा में रखी। विदिशा हमारा मध्य प्रदेश का, जिसका पुराना नाम दसारण है। ठीक है, पुराना नाम क्या है? दसारण है। तो शुंग वंश संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग का, पहली चीज। और और राजधानी क्या थी इसकी? विदिशा। इसने राजधानी अपनी बनाई। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक चीज और आती है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने क्या कराया? अश्वमेध यज्ञ कराया। क्या कराया? अश्वमेध यज्ञ कराया। और किसके द्वारा हुआ? या कोई पंडित ही करेगा। ठीक है, तो योग गुरु थे पतंजलि। पतंजलि के द्वारा इसने क्या करवाया? एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। और पतंजलि के बारे में केवल एक पॉइंट याद रखना कि ये प्रथम योग गुरु है। अब तो इतना फेमस है पतंजलि ब्रांड, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। तो क्या था? योग गुरु थे कौन? पतंजलि। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में इतना अपन जान चुके। और एक चीज और याद रखना यहाँ पे कि जो ये हमारे शुंग वंश है, मतलब पुष्यमित्र है, वो एक ब्राह्मण था। तो इसीलिए इस वंश का नाम ब्राह्मण वंश भी है। इस वंश का नाम क्या है? ब्राह्मण वंश भी है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा। तो चलो हम बात करते हैं कि शुंग वंश के बारे में हमने क्या क्या जाना। तो शुंग वंश, हम क्या पढ़ रहे थे? शुंग वंश पढ़ रहे थे। तो शुंग वंश में हमने क्या जाना? शुंग वंश की हमने सबसे पहले तो संस्थापक देखा। क्या देखा? संस्थापक देखा। कौन था संस्थापक इसका? पुष्यमित्र शुंग था। ये किससे परेशान हो गया था? जो बौद्ध धर्म की नीति थी, किसकी? किसकी नीति थी? बृहद्रथ की। उससे बड़ा परेशान था कि ऐसे कैसे राज चलेगा। तो उससे नाराज होकर इसने क्या किया? इसने नए वंश की नींव रखी, जिसका नाम था शुंग वंश। अब इसके शुंग वंश की राजधानी हम अभी भी बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी हमारी विदिशा। क्या थी? मध्य प्रदेश का विदिशा। और विदिशा का पुराना नाम क्या है? दशारण। क्या है? दशारण है विदिशा का पुराना नाम। अब इस वंश के प्रमुख शासक की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? प्रमुख शासक की हम बात करें, तो प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो एक तो हमारा इसका संस्थापक ही है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। दूसरा हुआ हमारा अग्निमित्र। और भी शासक हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं केवल प्रमुख शासक जो इंपोर्टेंट है हमारे लिए हम उनका नाम बता रहे हैं। तो पुष्यमित्र शुंग हो गया, अग्निमित्र हो गया। इसके बाद एक का नाम आएगा भागवत करके नाम है। अब भागवत भी लिखते हैं और कहीं कहीं उसका जिक्र भागमित्र के नाम से मिलता है। तो जैसा ऑप्शन आएगा एग्जाम में वो आप लगा दोगे, भागमित्र या भागवत। और तीसरा जो आखिरी शासक देवभूति, ये क्या है? इसका आखिरी शासक था शुंग वंश का। तो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग जो है, इसकी जो है शुंग वंश की, इसकी जानकारी कहाँ से मिली हमें? ठीक है, इस वंश की जानकारी कहाँ से मिली? तो इसकी जानकारी मिली हमें कालिदास की एक रचना है मालविका अग्निमित्रम, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक क्वेश्चन उठा कि ये जो बौद्ध धर्म था, ये बौद्ध धर्म से परेशानी हो गया था, इसीलिए इसने नए वंश की स्थापना की। तो ये बौद्ध धर्म का क्वेश्चन उठा है, बौद्ध धर्म का ये विनाशक है, विनाशक है या संरक्षक है? या संरक्षक है, ये सवाल उठा। इसका जवाब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं विनाशक था क्योंकि इसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवा डाला था। कुछ लोग कहते हैं संरक्षक था। संरक्षक क्यों कहते हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, संरक्षक से हमें इंपोर्टेंट पॉइंट उठेगा वहां से। संरक्षक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने जो भरहुत स्तूप था,
भरुत स्तूप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भरुत स्तूप कहाँ है? सतना में। जो भरुत स्तूप था इसका पुनरुद्धार करवाया। ठीक है, पुनरुद्धार करवाया। क्या करवाया? पुनरुद्धार करवाया। किसका? भरुत स्तूप का। और जो सांची स्तूप है, जो सांची स्तूप है उसकी वेदिका वेदिका व तोरण द्वार का निर्माण करवाया। वेदिका व तोरण द्वार का निर्माण करवाया। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर ये वेदिका क्या है या फिर ये तोरण द्वार क्या है? तो वेदिका और तोरण द्वार क्या है ये हम अगली स्लाइड में समझते हैं पिक्चर के साथ। तो देखो, आपको जो ये सबसे ऊपर दिख रहा है ये वाला हिस्सा, शायद ये पेन कलर चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट, 1 मिनट देना, रेड ले लेते हैं। ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये टॉप पे, ये इसको बोलते थे छत्र। इसको इसमें क्या बोलते हैं? छत्र। इसके बाद जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इसको बोला जाता है हर्मिका। और हर्मिका आपको पता है क्या था? हम पहले भी बात कर चुके हैं। हर्मिका क्या थी? जहां बौद्ध भिक्षुओं की क्या रखी जाती थी? अस्थियां रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी? अस्थियां रखी जाती हैं। उस स्थान को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? हर्मिका। इसके बाद जो ये आपको हिस्सा दिख रहा है ये है गुंबद। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, ये क्या है? गुंबद। और ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको बोला जाता है मेधी। इसको बोला जाता है मेधी या फिर कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। ठीक है। इसके बाद जो ये है, ये गेट सा आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं तोरण द्वार। इसको क्या कहते हैं? तोरण द्वार। इसको क्या कहा जाता है? तोरण द्वार। और जो ये आपको फेंसिंग दिख रही है बाहर, ये वाला हिस्सा, ये जो फेंसिंग दिख रही है, इस फेंसिंग को कहा जाता है वेदिका। तो तोरण द्वार और वेदिका, ये जो वेदिका है वो, और तोरण द्वार, इसका निर्माण करवाया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। और भरुत स्तूप का पुनरुद्धार करवाया। ठीक है। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट होगा हमारे किससे रिलेटेड? ये होगा पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड। अब हम आगे बात करते हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आगे क्या है? आगे हमारा जो अगला इंपोर्टेंट राजा है किसका? शुंग वंश का, हम उसकी बात करते हैं। जो अगला इंपोर्टेंट राजा है हम उसकी बात करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगला इंपोर्टेंट राजा आया उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र। ये अग्निमित्र का ही उल्लेख मिलता है किसमें? इसका उल्लेख मिलता है कालिदास की एक रचना है। सॉरी, कालिदास गलत लिख गया है। कालिदास की एक रचना है, उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। ये क्या है? कालिदास की एक रचना है। इसी में क्या, इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी दी गई है थोड़ी बहुत। और बेसिकली ये किताब है किसके ऊपर? इसमें मालविका मालविका और शुंग वंश के राजा अग्निमित्र की प्रेम कथा है। अग्निमित्र की प्रेम कथा है। अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है किसमें? कालिदास की मालविका अग्निमित्रम में। अब कालिदास के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। तो कालिदास के बारे में अगर हम फैक्टों की बात करें तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसको? कालिदास को। ये याद रखना पॉइंट। ठीक है। इसके बाद कालिदास की कुछ और इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कालिदास की जो इंपोर्टेंट रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो कालिदास की जो इंपोर्टेंट रचना है वो है एक मेघदूत। ठीक है, एक है मेघदूत, एक है ऋतु संहार, एक है ऋतु संहार, और एक है हमारी कुमार संभवम। कुमार संभवम। ठीक है। तो ये जो रचनाएं हैं, हम बाद में जब साहित्य पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का तो हम और अच्छे से इस बारे में बात करेंगे। अभी हम
इतनी बात कर रहे हैं कि कालिदास की कौन सी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। इसके बाद जो और इंपोर्टेंट राजा हुआ इसमें वो कौन था? अग्निमित्र के बाद जो इसमें अगला राजा आता है उसका नाम है भागवत, या उसी का जिक्र है भागमित्र के नाम से। उसी का जिक्र किस नाम से है? भागमित्र के नाम से। इनके शासनकाल में क्या होता है, एक यूनान राजदूत आया, यूनान राजदूत आया जिसका नाम था हेलिडोरियस। क्या नाम था उसका? उसका नाम था हेलियोडोरस। उसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस क्यों इंपोर्टेंट है भैया? इस यूनान राजदूत से क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, तो हेलियोडोरियस क्यों इंपोर्टेंट है हम उसकी बात करते हैं। तो हेलियोडोरियस जब भारत आया, ठीक है, यूनान राजदूत जब भारत आया किसके शासनकाल में आया था? भागमित्र के शासनकाल में आया था। तो इसने एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। क्या करवाया इसने? गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये गरुड़ स्तंभ है कहाँ? ये गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? तो जो ये गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण करवाया इसने, वो गरुड़ स्तंभ कहाँ होगा? जहां इन लोगों की राजधानी थी, और राजधानी कहाँ थी शुंग वंश की? विदिशा में थी। तो इसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया? विदिशा में करवाया। और इसी गरुड़ स्तंभ का दूसरा नाम है खाम बावा। इसी गरुड़ स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? खाम बाबा के नाम से भी इस गरुड़ स्तंभ को हम जानते हैं। फिर सवाल आता है, आखिरी सवाल शुंग वंश से, कि शुंग वंश का आखिरी शासक, शुंग वंश का आखिरी शासक, शुंग वंश का आखिरी शासक। तो शुंग वंश का आखिरी शासक कौन था? तो वो था देवभूति। कौन था वो? देवभूति। तो शुंग वंश का आखिरी शासक था हमारा देवभूति। तो ये था शुंग वंश के बारे में। अब होता क्या है, इसके बाद अगला वंश आएगा, आप भी जानते हो, कण्व वंश। तो क्या हुआ, कण्व वंश कैसे आया उसकी बात कर लेते हैं। कण्व वंश, ठीक है, कण्व वंश की बात। तो कण्व वंश में क्या है, जो शुंग वंश का आखिरी शासक था जिसका नाम क्या था हमारा? देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। क्या नाम था उसका? देवभूति। तो देवभूति की हत्या कर देता है कण्व वंश का राजा, ठीक है, जो कण्व वंश की स्थापना करेगा। तो देवभूति कौन था? या मैं फिर से लिख देता हूं, आखिरी शासक था। आखिरी शासक, ये कौन था? आखिरी शासक था। और किस वंश का था? शुंग वंश का आखिरी शासक था। कौन था ये? शुंग वंश का आखिरी शासक था। तो देवभूति की हत्या कर देता है, देवभूति की हत्या कर देता है कौन? वासुदेव। कौन हत्या करता है इसकी? वासुदेव। और वासुदेव ही एक नए वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? नए वंश की स्थापना करता है। और उस वंश का नाम क्या होता है? कण्व वंश। उसका नाम क्या है? कण्व वंश। ठीक है, तो अब वही सवाल फिर उठा कि कण्व वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? तो कण्व वंश का संस्थापक है हमारा कौन? वासुदेव। कौन है कण्व वंश का संस्थापक? वासुदेव। और इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी हमारी वही विदिशा में। ठीक है, राजधानी कहाँ थी? विदिशा में। और कण्व वंश का जो आखिरी शासक था, कण्व वंश का जो आखिरी शासक था, कण्व वंश का जो आखिरी शासक था, वो आखिरी शासक का नाम है सुशर्मन। क्या नाम है? सुशर्मन। ठीक है, मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ योगदान नहीं है इनका, इसीलिए हम केवल फैक्ट फैक्ट की बात कर रहे हैं इनकी। और फैक्ट फैक्ट में हमने क्या जाना कि भैया इनका संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? वासुदेव था। ठीक है, संस्थापक कौन था? वासुदेव था। राजधानी कहाँ थी इनकी? विदिशा में थी। और इनका आखिरी जो शासक था उसका नाम क्या था? सुशर्मन था इसके आखिरी शासक का नाम। अब सुशर्मन के साथ क्या होता है, सुशर्मन के साथ क्या होता है वो देख लेते हैं।
तो जो सुशर्मन है, कौन है? सुशर्मन है। तो सुशर्मन ये कौन है? आखिरी शासक है कर्ण वंश का। इसके साथ होता क्या है, इसकी हत्या कर देता है, इसकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? सातवाहन वंश का राजा था सिमुक। सातवाहन वंश का राजा था जिसका नाम था सिमुक, जिसका नाम क्या था? शिमुक था। तो मध्य प्रदेश में किस वंश, कौन सा वंश आ जाता है अब मध्य प्रदेश में आ जाएगा सातवाहन वंश। कौन सा वंश आ जाएगा मध्य प्रदेश में? सातवाहन वंश। तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, और सातवाहन वंश के बारे में भी कुछ दो चार इंपोर्टेंट चीजें हमें वो चीजें याद रखनी है। किसके बारे में? सातवाहन वंश के बारे में कुछ कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो हमें यहाँ से जाननी है। तो सातवाहन वंश का अगर हम बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट चीज जो सातवाहन वंश से रिलेटेड, मैं अब सातवाहन वंश के बारे में बता रहा हूँ। तो सातवाहन वंश के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो किसने इस वंश को लेके आया? ये लेके आया शिमुख। ठीक है, इनका राजा कौन था? शिमुख। अब इनमें क्या प्रथा थी? अपने नाम के आगे माता का नाम लगाना। अपने नाम के आगे माता का नाम लगाने की प्रथा थी। माता का नाम। अभी आप नाम देखोगे कुछ इंपोर्टेंट इसमें, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये बात सही है। जैसे कुछ इंपोर्टेंट राजाओं के मैं नाम बता दूं तो इसमें एक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या नाम था उसका? गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी। एक था दूसरा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। क्या नाम था उसका? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये एक था यज्ञश्री सातकर्णी। एक का नाम क्या था? यज्ञश्री सातकर्णी। ये कुछ इंपोर्टेंट राजा हैं जिनके नाम याद रखने हैं हमको, वो राजा हैं। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी। अब इनके बारे में जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है सातवाहन वंश के बारे में? वो ये है कि सातवाहन वंश को कांच के सिक्के या शीशे के सिक्के, किसके? कांच के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। किसका श्रेय जाता है इनको? कांच के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। मतलब इन्होंने क्या कांच के सिक्के चलाए थे? कहां क्या चलाए थे? कांच के सिक्के चलाए थे। और जो सातवाहन वंश है इनके कांच के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से। अब त्रिपुरी आपको पता है, त्रिपुरी क्या है? वर्तमान जबलपुर। ठीक है, वर्तमान जबलपुर। जबलपुर का पुराना नाम था त्रिपुरी या तेवर। तो ये है हमारा सातवाहन वंश के बारे में। इसमें एक पॉइंट और याद रख लेना, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, इसने क्या किया? सांची स्तूप पर अभिलेख लिखवाया। इसने क्या किया? सांची के स्तूप पर अभिलेख लिखवाया। किसने? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो ये सवाल आ सकता है कि किस सातवाहन वंश के राजा का अभिलेख सांची के स्तूप पर मिलता है? तो वो मिलता है गौतमी पुत्र सतकर्णी का। और कांच के सिक्के चलाने का श्रेय किस वंश को जाता है? तो वो जाता है सातवाहन वंश को। मतलब सातवाहन वंश ने ही कांच के सिक्के चलवाए थे। क्लियर हुई बात यहां तक? इसके बाद अब हमें पढ़ना है, ये तो हमने देसी शासकों के बारे में जाना। अब हमें इधर जानना था विदेशी शासक भी आए थे। क्या आए थे? विदेशी शासक भी आए थे। कौन आए थे? विदेशी शासक भी आए थे। तो विदेशी शासक में जो सबसे पहला नाम जो हमने पढ़ा था वो था हिंद यूनान। हिंद यूनान। ठीक है, इसको इंडो ग्रीक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो इंपोर्टेंट बात है वो क्या है कि सबसे पहले कि ये भारत आए कब? ठीक है, भारत आए कब आए? तो भारत में आई है 190 एडी में, सॉरी 190 बीसी में, ईसा पूर्व।
ठीक है, 190 ईसा पूर्व में ये आए। ठीक है, 190 ईसा पूर्व में आए। ये ईसवी दिख रहा होगा इसको, ईसा पूर्व कर लेना, ईसा पूर्व में आए। ठीक है, तो हिंद यूनान आए। इसका जो सबसे विख्यात राजा था उसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर। मिनांडर या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता था मिलिंद के नाम से। ये क्या करता है, भारत आता है और बहुत ही तोड़फोड़ मचाता है, बहुत ही प्रतापी शासक था ये। लेकिन ये क्या करता है, एक बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आता है जैसे ही, तो फिर क्या होता है, बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आने के बाद ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। ये क्या कर लेता है, ये बौद्ध धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। और जैसे ये बौद्ध धर्म अपनाता है, उससे पहले भी जब शासन किया इसने तो इसके सिक्के प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है कि मध्य प्रदेश में मिनांडर के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? मिनांडर के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? मिनांडर के सिक्के मतलब मिनांडर के द्वारा बनाए हुए। तो मिनांडर के सिक्के, मिनांडर के शासनकाल के सिक्के, तो मिनांडर के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, फिर आ सकता है कि मिनांडर के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं। तो मिनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हिंद यूनान हमारा। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है नाम, इसके बाद कौन आए? इसके बाद शक आए थे। इसके बाद कौन आए? शक आए। शक के बारे में हमें ज्यादा कुछ जानना नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ योगदान नहीं है उनका। ठीक है, इसके बाद शक आए। शक के बाद आएंगे हमारे पहलव। शक के बाद हमारे कौन आएंगे? पहलव आए। तो पहलव के बारे में भी, हाँ, चलते चलते हिंदी यूनान के बारे में एक पॉइंट और याद रख लेना कि भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किनको जाता है? हिंद यूनान को जाता है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के विदेशी शासकों में, या मैं कहूँ किसी भी शासक में, हिंद यूनान ने चलाए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एसएससी में। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है इसको कि भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए। इसके बाद हमने कहा शक, शक के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं हमारे पहलव। पहलव के बारे में भी कोई ज्यादा काम नहीं है, बस ये है कि है क्या, ये ईरानी थे। कौन थे ये? ईरानी थे। और इनका जो भारत में आने का उद्देश्य था वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। वो क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे कौन? पहलव। पहलव के बाद जो चौथे आए वो थे कुषाण। कुषाण के बारे में हमें कुछ पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो कुषाण के बारे में कुछ पॉइंटों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, ये जितने भी विदेशी आए ना उसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली थे वो कुषाणी थे हमारे। तो कुषाण ने क्या किया, इन्होंने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए भारत में। सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसके? तांबे के सिक्के। सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय किसको है? कुषाणों को जाता है। अब कुषाणों में क्या है, जो सबसे प्रतापी राजा था इनका, प्रमुख शासक था इनका, हमें प्रमुख शासक की बात करनी है इसमें। ठीक है, प्रमुख शासक था, उस प्रमुख शासक का नाम था हमारा कनिष्क। उसका नाम क्या था? कनिष्क नाम था प्रमुख शासक का। अब इसमें थोड़ा और अगर जानना चाहें तो इसके संस्थापक की भी बात कर लें। तो इसका संस्थापक जो कुषाण वंश का था, संस्थापक, संस्थापक, तो उसका नाम था कुजुल कडफिसेस। ठीक है, इतना अटपटा नाम है कि एग्जाम में आ जाएगा तो वैसे ही याद रह जाएगा। कौन है इसका नाम? कुजुल कडफिसेस नाम है किसका? इसके संस्थापक का। लेकिन जो प्रमुख शासक था वो कौन था? कनिष्क था। तो मैंने आपको बताया कि इनके क्या थे, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो तांबे के सिक्के कहां से प्राप्त हुआ इनका? कुषाणों का तांबा का जो सिक्का है वो कहां से प्राप्त हुआ? तो तांबा का सिक्का
जबलपुर से प्राप्त हुआ है। वही हमारा त्रिपुरी कहाँ से प्राप्त हुआ है? जबलपुर से प्राप्त हुआ है। और कनिष्क के सिक्के, जो कनिष्क के सिक्के हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो शहडोल से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? हमें शहडोल से प्राप्त हुए। हमें किसके किसके सिक्के? कनिष्क के सिक्के। सबसे ज्यादा सिक्के कनिष्क के शहडोल से प्राप्त हुए, मतलब कि कुषाणों के सबसे ज्यादा सिक्के शहडोल से प्राप्त हुए, और उसमें सबसे ज्यादा सिक्के किसके थे? शहडोल में कनिष्क के थे। ठीक है, कुछ 700 सिक्के थे, उसमें से लगभग 350 400 सिक्के किसके थे? कुषाण के ही, सॉरी कनिष्क के ही थे। इसके बाद इनका जो आखिरी शासक है, कुषाण वंश का आखिरी शासक, कुषाण वंश का जो आखिरी शासक है उसका नाम क्या है? तो आखिरी शासक है उसका नाम था वसुदेव। क्या नाम है? वसुदेव नाम था किसके? आखिरी शासक का। किसके? कुषाण वंश के आखिरी शासक का नाम था वसुदेव। तो यहां तक हम आज की क्लास में रखते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर सारी चीजें अच्छी लगी हैं, समझ आई हैं, तो बस वही, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए इसको, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए इससे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो सके? भला हो सके। थैंक यू सो मच। आज की